Hello and good morning to all of you. This is शिवशंकर कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के सामने अर्थशास्त्र शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग जो है इन सभी प्रश्नों को देखते हैं। चूँकि ये बेसिक प्रश्न हैं, कुछ बेसिक प्रश्नों को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद में हम लोग टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम्स में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है इसके बेसिक क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो पहला ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा है मार्शल, तीसरा है किन्स और चौथा है एडम स्मिथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है और इनका जो है इन्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका भी जनक कहा जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का भी जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में और बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। मेन ये हमको ध्यान में रखना है कि अर्थशास्त्र के जनक जो है सो एडम स्मिथ को कहा जाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो था अर्थशास्त्र के जनक से संबंधित था। अब है कि किस विषय को सभी विज्ञानों की माता कहा जाता है? विच सब्जेक्ट इज नॉन एज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स? पहला है भूगोल, ज्योग्राफी, दूसरा है गणित, तीसरा है अर्थशास्त्र और चौथा है नागरिक शास्त्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अब जो है हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं जो कि परिभाषा से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है कि ये स्टेटमेंट के बारे में है, अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज करता है। यह कथन किसका है? पहला है एडम स्मिथ, दूसरा मार्शल, तीसरा रॉबिन्स और चौथा है जेके मेहता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। यह जो है एडम स्मिथ ने कहा है। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी 1776 ईस्वी में जो पब्लिश हुई थी और उसी में उन्होंने जो है, उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो उसी बुक में उन्होंने यह जो है परिभाषा दी हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। और मार्शल की जहाँ तक बात करते हैं तो ये जो है कल्याण संबंधी सभी परिभाषा दी है। ये मार्शल हो गए, पिगू हो गए, केनन हो गए, ये सब कल्याण का विज्ञान कहे हुए हैं अर्थशास्त्र को। रॉबिन्स जो है वो इसको दुर्लभता संबंधी विज्ञान, स्कार्सिटी संबंधी जो डिफिनेशंस हैं वो रॉबिन्स हो गया या स्टिगलर, ये सब जो है इस दुर्लभता संबंधी दिए हुए हैं कि अर्थशास्त्र जो है दुर्लभता का विज्ञान है। और जेके मेहता जो है वो उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है आवश्यकताओं का दमन करने वाला अर्थशास्त्र है। वांटलेसनेस से संबंधित जो है डिफिनेशन इन्होंने ही दिया था। आवश्यकता विहीनता से संबंधित जो है डिफिनेशन जेके मेहता ने दिया हुआ है। और तो मुख्य रूप से जो है ये कथन जो है अगर हम बात करें तो ये एडम स्मिथ के द्वारा दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चौथा प्रश्न देख लेते हैं जो कि अर्थशास्त्र शिक्षण के प्रकृति से संबंधित है। तो इसका चौथा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है ना, उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो ये हो जाएगा पहला इसका ऑप्शन हो जाता है, एक कला है, एक विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह कला और विज्ञान दोनों माना जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि पांचवा प्रश्न है। प्रश्न उत्तर विधि के जनक किसे कहा जाता है? ये यूनिट सेकेंड से लिया गया, सिलेबस में आपके यूनिट सेकेंड में टीचिंग मेथड्स हैं, उससे संबंधित ये प्रश्न है। प्रश्न उत्तर विधि के जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है किलपैट्रिक, दूसरा है जॉन डेवी,
तीसरा है अरस्तु और चौथा है सुकरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकरात। सुकरात जो है वही प्रश्न उत्तर विधि के जन्मदाता माने जाते हैं और इसे प्रश्न उत्तर विधि को इसी के कारण इन्हीं के नाम पर सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर विधि के जनक कौन हो गए? सुकरात। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है छठा क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक हैं। प्रोजेक्ट विधि जो है उसके प्रतिपादक कौन है, ये इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला है W.H. किलपैट्रिक, दूसरा ऑप्शन है जॉन डेवी, तीसरा है अरस्तु, चौथा है सुकरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा W.H. किलपैट्रिक, जो कि जॉन डेवी के जो है शिष्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेंशन विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड के जन्मदाता कौन हैं? पहला ऑप्शन है आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा है जॉन डेवी, तीसरा है किलपैट्रिक या चौथा सुकरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। ये जो है ह्यूरिस्टिक मेथड के जन्मदाता कहे जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये यूनिट फर्स्ट से लिया गया है, करिकुलम और प्रिंसिपल से संबंधित उसमें किया गया है। तो ये टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के यूनिट फर्स्ट से लिया गया है और ये बहुत सारे विषयों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। पहला है ऑप्शन क्यूरेरे, करी, तीसरा ऑप्शन हो गया कुरकुरे और चौथा ऑप्शन है कुलम। तब इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूरेरी। ठीक है, ये करी और कुलम जो है एक ही शब्द है, मैंने ऐसे ही फन के लिए इसमें डाल दिया है। कुरकुरे भी इसमें बहुत कम रहता है, लेकिन मेन इसका उद्देश्य था कि क्यूरेरे जो है उसी से इसकी शब्द की करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है रेस का मैदान, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि 9वां क्वेश्चन है। ये लर्निंग एंड टीचिंग में भी हम ये प्रश्न बता चुके हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न जो है आप इसका खुद से भी जवाब दे सकते हैं अगर आपने लर्निंग एंड टीचिंग का में टीचिंग फेजेज ऑफ टीचिंग पढ़ा है। तो अर्थशास्त्र शिक्षण के कितने स्तर हैं? ये यूनिट 3 से लिया गया है। टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में यूनिट 3 के सिलेबस में ये दिया हुआ है फेजेज ऑफ टीचिंग, तो उसी से लिया गया है। अर्थशास्त्र शिक्षण के कितने स्तर या कितने फेजेज हैं, अवस्थाएं हैं? तो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, क्योंकि देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3, 4, 5, 2। ये इसमें से सही उत्तर हो जाएगा 3 फेजेज हैं। पहला प्री एक्टिव फेज, इंटर एक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। ये 3 फेजेज हैं जिसमें एक में प्लानिंग स्टेज होता है जिसमें प्लानिंग करता है, दूसरे में जो है वो क्लासरूम में जा कर के कैसे हमको पढ़ाना है उससे संबंधित डिस्कस करता है इंटरएक्टिव फेज में, और पोस्ट एक्टिव फेज में जिसको इवेलुएटिंग फेज भी बोला जाता है जिसमें वो मूल्यांकन करता है। तो ये 3 फेजेज जो हैं शिक्षण के, वो सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें शिक्षण के 3 अवस्थाएं ही कही जाती हैं। तो ये इससे संबंधित क्वेश्चन था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये भी क्वेश्चन हम पहले ही समझा चुके हैं आप लोगों को कि शिक्षण के कितने प्रकार हैं। ये यूनिट 2 से लिया गया है, टाइप्स ऑफ टीचिंग से, ठीक है, टॉपिक से। तो ये जो है वो मुख्य रूप से इसका ऑप्शन होगा पहला 2, 3, 4 या 5। तो सही उत्तर हो जाएगा पहला 2। शिक्षण के जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार है, पहला प्रभुत्ववादी और दूसरा है प्रजातांत्रिक। तो इसके बारे में हम पहले ही बता दिए थे कि प्रभुत्ववादी शिक्षण क्या होता है। प्रभुत्ववादी शिक्षण में क्या होता है कि शिक्षक ही जो है ज़्यादा सक्रिय होता है, और प्रजातांत्रिक में क्या होता है कि शिक्षक छात्र दोनों जो है वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं
प्रभुत्ववादी में क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है और एक मार्गीय संप्रेषण होता है। और प्रजातांत्रिक वाला में क्या होता है कि दोनों तरफ से संप्रेषण होता है, दोनों विचार विमर्श करके टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो ये शिक्षण के मुख्य रूप से दो प्रकार है। डिटेल में हमने पहले भी इसमें कंटेंट भी दिया हुआ है, ई कंटेंट भी दिया हुआ है और इसके क्लास में भी इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11वां, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगमन और निगमन विधि से संबंधित है ये, और ये मेथड से ही है, ये यूनिट 2 का ही क्वेश्चन है। तो 11वां क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। पहला 11वां क्वेश्चन है, आगमन विधि में होता है क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है उदाहरण देकर नियम बताया जाता है, या दूसरा ऑप्शन है नियम बता करके उदाहरण बताया जाता है, या जोर से बोल करके समझाया जाता है, या रट करके नियम को पढ़ाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदाहरण दे करके नियम बताना। इसमें हम याद रखने के लिए बताए हुए थे, ट्रिक बताए हुए थे कि निगमन और आगमन में क्या अंतर है। तो उसमें हम बताए हुए थे, निगमन में जैसे ही बोलते हैं नी से शुरू हो रहा है, तो निगमन में याद रखिएगा कि नी से नियम, नी से निगमन। मतलब निगमन में क्या होता है कि नियम पहले आता है और उदाहरण बाद में समझाया जाता है, और आगमन में क्या होता है, उदाहरण पहले आ जाता है। इसका ठीक उल्टा होता है निगमन का, उदाहरण पहले बताया जाता है और नियम जो है वो बाद में बताया जाता है। ठीक है, तो ये आगमन विधि में क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका जो ऑप्शन है वो सही होगा, उदाहरण पहले बताया जाता है और नियम बाद में बताया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, निगमन विधि में क्या होता है। तो निगमन विधि में भी हम पहले ही समझा चुके हैं कि नियम पहले बता करके, नी से निगमन, पहले आता नी, तो नी से ही याद रखिएगा, नियम बता करके उदाहरण बताया जाता है बाद में। ठीक है, तो ये ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, और देखने की ज़रूरत भी नहीं, चूँकि उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि 13वां क्वेश्चन है, कि जो कि इसके सेकेंडरी लेवल पे जो टीचिंग इकोनॉमिक टीचिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे संबंधित है। माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, छात्रों में सामाजिक आर्थिक वातावरण को सुलझाने योग्य बनाना, छात्रों को होना चाहिए, छात्रों को सामाजिक आर्थिक वातावरण को सुलझाने योग्य बनाना। दूसरा, व्यवहारिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने योग्य बनाना। तीसरा, कुशल उपभोक्ता की भावना को विकसित करना। या चौथा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, चूँकि ये जो है ये सामान्य उद्देश्य भी इसके, अगर लेसन प्लान आप बनाएंगे तो सामान्य उद्देश्य में भी ये तीनों ऑप्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो परिकल्पना से संबंधित है। ये भी आपके उसमें दिया हुआ है, हाइपोथेसिस एक टॉपिक दिया हुआ है, उसी से मैंने दिया है। तो ये कई सारे पीएचडी वगैरह में भी इसका दिया हुआ है, और भी कई एक्शन रिसर्च वगैरह से भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन मुख्य रूप से आप देखते हैं यहाँ पे हाइपोथेसिस के बारे में। तो हाइपोथेसिस का अर्थ होता है, मतलब हाइपोथेसिस का क्या अर्थ होता है उसके बारे में पूछ रहा है। पहला, पूर्व विचार करना, कल्पना करना, उद्देश्य निर्धारित करना, या लक्ष्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व विचार तो करना। ये जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि इसका अर्थ दिया हुआ है परिकल्पना, ये दो चीज़ से बना हुआ है। तो पहले कोई भी जगह, मान लीजिए कि हमको कहीं भी, अगर मान लीजिए हमको गया का कोई स्पेसिफिक जगह पर पहुंचना है, तो उसके बारे में पहले से ही विचार कर लेते हैं कि हमको कैसे कैसे किस रास्ते से होकर के वहाँ तक पहुंचना है, या उस जगह पे जाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, उससे संबंधित जो है पहले ही योजना तैयार कर लेना या उसके बारे में विचार कर लेना ही परिकल्पना कहलाता है। तो मुख्य रूप से परिकल्पना का अर्थ हो जाता है पूर्व विचार करना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि ब्लूम टेक्सोनोमी से संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, और इसके बारे में बहुत डिटेल से भी हम आगे के वीडियो में बताएंगे कि ब्लूम टेक्सोनोमी होता क्या है। तो अभी संक्षेप में ये इस क्वेश्चन पे ही सिर्फ विचार कर लेते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य के
मुख्य क्षेत्र हैं। पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा भावात्मक क्षेत्र, तीसरा मनोक्रियात्मक क्षेत्र, या चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए ब्लूम टेक्सोनोमी में जो है वो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो किया गया है, जो कि खास करके मूल्यांकन संबंधी अप्रोच से संबंधित है, इवेल्युएशन अप्रोच से संबंधित है, तो उसमें जो मुख्य रूप से चर्चा की गई है वो है कि ब्लूम टेक्सोनोमी के उद्देश्य को उन्होंने जो है प्रोफेसर BS ब्लूम ने जो है वो 3 क्षेत्र निर्धारित किए हैं और तीनों क्षेत्रों को कई सारे भागों में बांटा है। तो मुख्य रूप से जो है ये 3 क्षेत्र जो है संज्ञानात्मक, जिसको कॉग्निटिव डोमेन उन्होंने कहा है, भावात्मक क्षेत्र और जिसको उन्होंने जो है अफेक्टिव डोमेन कहा है, और मनोक्रियात्मक क्षेत्र या क्रियात्मक क्षेत्र जिसको उन्होंने साइकोमोटर डोमेन कहा है। ये 3 जो है मुख्य क्षेत्र हैं या पक्ष हैं जिसको ब्लूम टेक्सोनोमी ने अपने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करते समय ये बतलाया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि संबंधित है सूक्ष्म शिक्षण के से। ठीक है, माइक्रो टीचिंग के बारे में भी आपके सिलेबस में दिया हुआ था, तो उससे संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर प्रैक्टिकल वगैरह में भी पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग के जन्मदाता कौन हैं या कौन कहे जाते हैं। तो इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा A.W. ड्वाइट एलन। हाँ, A.D. एलन जो हैं वो मुख्य रूप से इसके जन्मदाता माने जाते हैं, जो कि ये क्वेश्चन जो है कई बार प्रैक्टिकल वगैरह में भी पूछा गया है। तो इसके ये सही उत्तर हो जाएगा। ये समय बचाने के लिए मैं तीनों ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद से देख लीजिए इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17वां जो कि है वो है कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग और ये मुख्य रूप से जो प्रोग्राम सिस्टम है उससे पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रोग्राम्ड लर्निंग है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें 2 तरह मुख्य रूप से हैं जो प्रोग्राम्स, उससे संबंधित ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। शाखीय अभिक्रमण या ब्रांचिंग प्रोग्राम के प्रतिपादक कहे जाते हैं। नॉर्मन ए क्राउडर, B.S. स्किनर, B.F. स्किनर या M.S. कोरे, डनहिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्मन ए क्राउडर। ये जो हैं ब्रांचिंग प्रोग्राम के प्रतिपादक माने जाते हैं। इसके बारे में ये सब होता क्या है इसके बारे में डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। अभी मुख्य रूप से जो है इतना ही हम लोग जानिए कि इसका मुख्य जो प्रतिपादक हैं ब्रांचिंग प्रोग्राम का वो जो है नॉर्मन ए क्राउडर है। नेक्स्ट है जो कि इसी का एक और अन्य प्रकार है, प्रोग्राम लर्निंग का दूसरा प्रकार है, वो है रेखीय अभिक्रमण, लीनियर प्रोग्राम के प्रतिपादक हैं। तो पहला इसका हो जाएगा वही नॉर्मन ए क्राउडर, B.F. स्किनर और M.S. कोरे और डनहिल। ये चारों में से कौन हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B.F. स्किनर। ये भी जो है B.F. स्किनर ही ने जो है प्रोग्राम्ड लर्निंग का प्रतिपादन किया था, उन्हीं ने दिया था। तो मुख्य रूप से जो है वो रेखीय अभिक्रमण या जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसके प्रतिपादक हो जाएंगे B.F. स्किनर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अभिक्रमित अधिगम या प्रोग्राम्ड जो लर्निंग है उसके कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो मुख्य रूप से समझ लीजिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। रेखीय, ब्रांचिंग और मैथेटिक्स, ये 3 जो है प्रोग्राम्ड लर्निंग के टाइप्स हैं जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सही उत्तर, इसका सही उत्तर क्या हो गया? 3 है ना, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि 20वां क्वेश्चन है, वो है शिक्षण की पंचपदीय प्रणाली दी गई है। मतलब शिक्षण की पंचपदीय प्रणाली जो है किसके द्वारा दी गई है? फर्स्ट है हर्बर्ट, नॉर्मन क्राउडर, पासी या डनहिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट के द्वारा।
हार्वर्ड का पंचपदीय शिक्षण प्रणाली जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 21वां क्वेश्चन है, वो भी अर्थशास्त्र शिक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र शिक्षण के विषय में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? पहला, अर्थशास्त्र शिक्षण धन का सदुपयोग करना सिखाता है। दूसरा, व्यवसाय चयन करने में सहायता देता है। तीसरा, औद्योगिक सभ्यता एवं व्यवसाय को समझने और एवं संगठित करने में सहायता देता है, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अर्थशास्त्र शिक्षण के व्यवहारिक महत्व को प्रोफेसर पीगू ने कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 भागों में बांटा है। पहला व्यक्तिगत महत्व, जिसमें जो है व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित बातों को व्यक्तिगत रूप से चर्चा की जाती है, और दूसरा है सामाजिक महत्व, जिसमें कि सामूहिक समस्याओं पर विचार किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अर्थशास्त्र शिक्षण में प्रयोग में लाए जाने वाले ग्राफ हैं लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। ये सभी तरह के जो ग्राफ हैं वो अर्थशास्त्र शिक्षण में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लेसन प्लान से संबंधित है। अर्थशास्त्र पाठ योजना का सामान्य उद्देश्य है। अर्थशास्त्र पाठ योजना का सामान्य उद्देश्य है, तो पहला हो जाएगा अर्थशास्त्र के नियमों का ज्ञान कराना, छात्रों के मानसिक ज्ञान एवं आर्थिक ज्ञान को बढ़ाना, छात्रों में कुशल उपभोक्ता की भावना का विकास करना, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिक क्वेश्चन से संबंधित है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये वेल्थ ऑफ नेशन जो है, जो कि 1776 ईस्वी में लिखी गई थी, वह किसकी रचना है? एडम स्मिथ, पीगू, मार्शल, या किन्स? तो ये मुख्य रूप से जो है एडम स्मिथ की रचना है, और इसी के कारण जो है उन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसमें उन्होंने जो है अर्थशास्त्र के जो बेसिक नियम्स थे, रूल्स थे, उसके बारे में विस्तृत व्याख्या की हुई थी और आधुनिक व्याख्या की हुई थी। ठीक है। तो इसीलिए जो है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और मार्शल के बारे में, तो मार्शल जो है वो 1890 ईस्वी में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लिखे हुए थे। पीगू, किन्स, इसी तरह अलग अलग जो हैं अर्थशास्त्र अलग अलग बुक लिखे हुए हैं। तो मुख्य रूप से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडम स्मिथ। ठीक है। तो ये हम लोग 25 क्वेश्चंस को देखें, तो इसको अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आप पूछे जाते हैं उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अगर आप इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस नए नए टॉपिक पे चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और भी बेहतर तरीके से बना करके आपके समक्ष नए नए वीडियोस लेकर के उपस्थित हो सकूं। थैंक यू वेरी मच।